आप अपनी सरकार की गिनाइए जिससे कि पलायन को रोकने के लिए आपकी सरकार ने किया। देखिए, पलायन को रोकने के लिए एक तो ये कि हमारी जो कृषि नीति है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, निर्माण के फील्ड में, प्लस जो है केंद्र की योजना है नरेगा में बिहार का भी पैसा है, केंद्र का भी पैसा है। तो नरेगा के माध्यम से भी जो है इन सब चीज़ों के ज़रिए जो पहले जिस हिसाब से लोग जाया करते थे वो अब नहीं है, कम है। ये कहिएगा कि पलायन बिल्कुल 100% है, मैं इसको मानने को लेकिन एक आंकड़े हैं हमारे पास, 1,24,06,518 जॉब कार्ड बनने थे लोगों के, और ये नीति इसलिए बनाई गई थी कि जॉब कार्ड लोगों का जब बन जाएगा तो लोग अपने गांव में ही काम करेंगे, लोगों को काम मिलेगा। लेकिन उसमें से आपकी सरकार सिर्फ 41 लाख लोगों का ही जॉब कार्ड बना पाई है, तो वहाँ भी आप फेल रहे हैं। 60 लाख जॉब कार्ड वालों को आप काम नहीं दे पाए हैं। जब ये सारी चीज़ आप नहीं कर पाए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आपने पलायन को रोका है, पलायन में कमी आई है? देखिए, जो आप जॉब कार्ड की बात कर रहे हैं या आप बीपीएल सूची की भी बात कीजिएगा, तो हम अभी मुख्यमंत्री जी का बराबर इस इश्यू पर जो है बयान आया है कि जैसे बीपीएल सूची में जो लोग हैं, तो बिहार सरकार ने जो सर्वे किया है वो किया है 1,60,000, जिसमें 1,60,00,000, जबकि भारत सरकार जो है मान रही है 65 लाख। तो बाकी जो 75 लाख का जो गैपिंग है, 85 लाख का जो गैपिंग है, जिसको भारत सरकार नहीं मान रही है, इसके लिए इन्होंने कहा है कि आप जिस तरह से चुनाव कराने के लिए आप चुनाव कराते हैं और कमीशन बनाते हैं, चुनाव आयोग कमीशन कराता है, उसी तरह बीपीएल सूची के लिए भी आयोग बनाइए और आयोग बना करके ये बनी क्यों नहीं? तो भारत सरकार को बनाना है, ये बिहार सरकार को थोड़ी बनाना है। देखिए, बीपीएल का बात हम जो फिगर दे रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, बोलिएगा आप जैसा करके, जो हम जो सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे को केंद्र सरकार मान नहीं रही है। हम बीपीएल सूची में 1,65,000 को दे रहे हैं, ये कहते हैं कि 60,000 है। क्या इनके तो पास ये अपनी सारी कमियों को केंद्र सरकार के सिर पे? देखिए, जावेद भाई वगैरह जदयू के लोग थोथी दलील दे रहे हैं। नहीं तो फिर आप जरा सा भाई जी सुनिए। हाँ, सुनिए। बिहार में एपीएल और बीपीएल का स्थिति है कि जा करके देखिए, जो एपीएल और बीपीएल का वाजिब हकदार है उसका एपीएल बीपीएल में नहीं। हड़वाहा हल चलाने वाला बीपीएल में नहीं है, लेकिन उसके मालिक जो है, जमींदार हैं, वो बीपीएल में है, उनका बेटा एपीएल में है। इस ढंग से बिहार में एपीएल और बीपीएल बना है, और इसको बिहार विधानसभा में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार किए हैं। लेकिन अभी तो आप एपीएल और बीपीएल से आपको कहीं पलायन का आवश्यकता विषय वस्तु में नहीं जुटता है। उस चीज पर हम लोग चर्चा नहीं करें तो बेहतरीन है। सबसे भारी रहा जॉब कार्ड, नरेगा का बात करते हैं तो नरेगा के मामले में आप ही के ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा, उन्होंने बयान दिया कि बिहार सरकार के पदाधिकारी भारतीय संविधान से नहीं डरते हैं, नियम कानून से नहीं डरते हैं, तो कम से कम भगवान और अल्लाह से डरे कि यहाँ के लोगों को रोजगार दें और विकास के गति को तेजी लाए। ये बयान दिए थे, आप लोगों को याद होगा। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अफसरशाही की वजह से वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ। और आपको जाकर के देखिए कि ग्राम पंचायत का मुखिया लोग क्या करते हैं, जॉब कार्ड ही बनने लगा तो जितने लोग समझे कि जॉब कार्ड के मतलब नौकरी मिलेगा, पढ़े लिखे नौजवान इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिए, जॉब कार्ड बना लिए, और जॉब कार्ड बनाने के लिए तो बना लिए, आज हल चलाने का और कुदाल चलाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। और तमाम पंचायत में जाकर के देखिए जेसीबी के माध्यम से वही काम हो रहा है जो आपको नरेगा के माध्यम से जितना भी काम है सब जेसीबी के माध्यम से। दीनानाथ जी भी हमारे ऐसे स्थिति में आप लोग पलायन, हम आपको यहाँ रुकना चाहेंगे। लोजपा के दीनानाथ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीनानाथ जी, आपकी पार्टी जो मैनिफेस्टो जारी की है उसमें पलायन को लेकर क्या नीति आप लोग लेके आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरे यहाँ का जो मामला है सबसे बड़ा है कि हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे। बिहार का एग्रीकल्चर सही हो जाएगा तो यहाँ से प्लान रुक जाएगा। आज यहाँ बिजली मिलने लगे, पानी की सुविधा हो जाए, इरिगेशन का सुविधा हो जाए, तो यहाँ के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे काम करने।
दर्जन लोग जाते हैं बाहर काम करने। एक जाते हैं कृषि मजदूर और दूसरा जो पढ़ लिख करके नौकरी के चक्कर में बॉम्बे जाते हैं, मद्रास जाते हैं, उस टाइप के लोग जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आप पानी मिलने लगे, नहर मिलने लगे तो हम उनको वो भी तो बाहर जाने से रोक देंगे। किया यहाँ पर जी, आप जिस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के साथ, राजद ने यहाँ पर 15 साल शासन किया है, उनके शासनकाल में क्यों नहीं ये सब काम हुआ? कृषि का विकास, पानी का विकास, बिजली का विकास। ऐसा नहीं है, उस समय भी पानी का विकास था। जितना ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ है, इनके शासन में एक ट्यूबवेल ठीक नहीं हुआ है। आज सुखाड़ 2 वर्षों से पड़ रहा है। पूछिए उनसे कि कितने ट्यूबवेल ठीक किए हैं, कितना इरिगेशन के लिए कौन सा काम किए हैं। एक भी काम इन्होंने नहीं किया 5 वर्ष में। 2 साल से बिहार में सुखाड़ पड़ रहा है। जितना ट्यूबवेल है, 16,000 बिहार में ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल। कितना ट्यूबवेल चालू है पूछिए। यदि ट्यूबवेल चालू हो जाए तो आधा एग्रीकल्चर का काम शुरू हो जाएगा बिहार। हरिंदर जी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। हरिंदर जी, आप मानते हैं कि सही में कृषि के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने कुछ भी विकास नहीं किया? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। परंतु ऐसा आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं मानता हूँ। आज पटना जिले के कई ऐसे जगह हैं जो पाइन के माध्यम से जो कृषि का विकास हुआ है, वो आपके उदाहरण के तौर पे है। हाँ, कृषि के क्षेत्र में आज जैसे चौसा वाली नहर है, वो नहर जो परिवर्तन होना चाहिए था नहीं हुआ। मैं थोथी दलील नहीं देना चाहता हूँ और मैं पब्लिक को डार्क में रखना चाहता हूँ। आने वाले समय में जो विकास अभी हुए हैं वो विकास और बढ़ना चाहिए, उसकी गति और बढ़नी चाहिए, तब जनता खुशहाल हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। ये कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुए हैं। देखिए, कृषि के क्षेत्र में तो कोई काम ही नहीं हुआ। कृषि के लिए देखिए, बिहार का किसान आज क्यों मारा जा रहा है? बिहार का किसान इसलिए मारा जाता है कृषि के क्षेत्र में। बिहार का जमीन जो है पंजाब और हरियाणा से अधिक उपजाऊ है। अधिक उपजाऊ होने के बाद भी हम लाभकारी मूल्य नहीं कमा पाते हैं। लाभकारी मूल्य इसलिए नहीं कमा पाते हैं कि हमारे यहाँ जो सिंचाई का व्यवस्था है संपूर्ण बिहार में, वह डीजल आधारित पंपिंग सेट पर आधारित है। तो डीजल आधारित आज 42 रुपये 43 रुपये डीजल खरीद करके 1 घंटा किसान सिंचाई करता है तो 1 कट्ठा जमीन पड़ता है, तो इसको पड़ जाता है लगभग 50 से 55 रुपया पर आवर। और 50 से 55 रुपया पर आवर पड़ने के बाद स्थिति है कि 1 एकड़ में खेती करने में उसको 3000 से 4000 रुपया सिंचाई पर 1 पटवन पर लग जाता है। 3 से 4 पानी देना पड़ता है। तो जो उपज करता है वह डीजल में दे देता है, किसान का कमर बना रहता है। इसका मतलब ये भी एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और मैं बता देता हूं कि बिहार में कितना सिंचाई परियोजना है। अभी देख लीजिए, पूरब कोसी का 2 परियोजना है, पूर्वी कोसी योजना, पश्चिमी कोसी योजना, गंडक नहर योजना, गंगा पंप नहर योजना, सोन नहर योजना, उत्तर कोयल नहर योजना और चौसा नहर। आइए, तमाम चीजों को सोन नहर के आधुनिकीकरण के नाम पर नेवाड़ से 600 करोड़ रुपया आया हुआ है, बिहार सरकार के यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक राज्य सरकार उसका 1 पैसा खर्चा नहीं किया। तो जब कृषि घाटा का काम हो जाएगा तो कृषि के मजदूर और किसान और उनके बाल बच्चे रोजगार के लिए अदर राज्य में पलायन करेंगे। और आपको मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि ये लोग कितने विकास पर गंभीर हैं। आप समस्तीपुर में आपको याद होगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब रामविलास पासवान जी स्टील मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक संस्था को वहां पर ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को वहां पर शिलान्यास कराया। आज तक लगभग हो गया 1.5 साल, आज तक राज्य सरकार NOC नहीं दिया। स्टील अथॉरिटी पूरा पैसा लगा करके वहां पर अपना औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोल रहा था। उस केंद्र को खुलने से और तमाम जगह हर एक प्रखंड मुख्यालय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार आवे और जाए, बहुत स्पष्ट बात है। कुछ मामले में जावेद भाई मैं स्पष्ट बोलता हूं, सही बोलता हूं, दल हित से भी ऊपर उठ करके बोलता हूं कि कोई भी सरकार आ जाए, बिहार से पलायन नहीं रुकेगा। पलायन होगा रोजगार के क्षेत्र में। कितना लेकिन आपने जो एक सवाल उठाया कि कृषि का जो काम है वो घाटे का सौदा हो गया है और ये एक बड़ा कारण है, उस घाटे की भरपाई के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, हम लोग के यहाँ तो डीजल अनुदान भी तो दिया जा रहा है। अनुदान देखिए समस्या का समाधान नहीं है। डीजल अनुदान, देखिए सवाल ये, देखिए आप सबसे बड़ा सेटबैक क्या है कि हम लोग जो है कोसी में बाढ़, सुखाड़, इससे तो हम लोग हर साल जूझ रहे हैं।
इस साल हम लोग जो है बिहार की आधी आबादी सुखाड़ से जूझ रही है, पिछले साल जो है कोसी के बाढ़ से जूझ रही है। इसको भी सामने आपको रखना होगा। जल प्रबंधन ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा एक बहुत बड़ा कारण है। कोई आपदा नहीं है। देखिए प्राकृतिक आपदा पहले बात सुनिए, हमारे पास जल प्रचुर मात्रा में मिला हुआ है, जिस पानी के लिए सारे राज्यों में टकराव हो रहा है। सारे आज जाकर देखिए कर्नाटक आंध्रा में कावेरी जल विवाद के लेकर के क्या हो रहा है, हरियाणा और दिल्ली में पानी के लिए क्या झंझट चल रहा है। हमारे यहाँ तो प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है, लेकिन वो बाढ़ के रूप में है ना, तो फिर उसको प्रबंधन करने की जरूरत है। बिना मैनेजमेंट का कुछ नहीं होता। जल का समुचित हम प्रबंधन कर देंगे, कैनाल व्यवस्था। अब मान लीजिए कि गंगा में पानी बहुत अधिक आ गया, आज सुखाड़ पड़ा हुआ है पूरा बिहार में। कोसी में पूरा बाढ़ का पानी आया हुआ है, पूरा बिहार सुखाड़ पड़ा है। आज हम उसको क्या तटबंध बनाते, डैम बनाते, चैनलाइज कर करके नहरों के माध्यम से उस पानी को पूरे बिहार में भेजने का व्यवस्था कर देते, कहाँ से बाढ़ आएगा? वो तो पानी पूरा बिहार में छितरा जाएगा। ये व्यवस्था नहीं कर पाई, व्यवस्था हम लोग नहीं कर रहे, मैनेजमेंट में दिक्कत। देखिए ये जो है 5 साल में कोई सरकार कोई नहीं कर पाएगी। जो भारत सरकार है, उसको बिहार को जो पैसा देना चाहिए था उसने तो पैसा दिया नहीं। और अब यही जो है प्राकृतिक आपदा, कोसी में बाढ़ आया, प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत कोष देंगे, कोई राहत कोष नहीं। आप कुल मिलाकर ये मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा और केंद्र की उपेक्षा की वजह है कि आप कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बहस को लगातार जारी रखेंगे, फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई केंद्र की उपेक्षा की शिकार है बिहार।